ओके तो नमस्कार सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा। ठीक है, तो आज का हमारा मुख्यतः टॉपिक जो रहेगा दैट विल बी, भैया मत हिलो यार, ऐसे बार बार बेइज्जती होती है। ठीक है, सो द मेन टॉपिक दैट वी विल डिस्कस टुडे इज गोइंग टू बी, कोशिश करेंगे कि हम एक सर्कुलर मोशन की डेरिवेशन है, जैसे आपने है ना टोटल एक्सेलरेशन जो होता है। ठीक है, तो मैं एक आपको बता देता हूँ कि टोटल एक्सेलरेशन क्या होता है। ठीक है, एंड इसके बाद हम पढ़ेंगे एक प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। और प्रोजेक्टाइल मोशन जो बताने वाला हूँ मैं इस बात की शायद गारंटी दे सकता हूँ कि आपको आज तक किसी ने नहीं बताया होगा, और मेरे अलावा शायद मेरी वीडियो देखने के बाद बता दे लोग तो बता दे, बट इससे पहले नहीं बताएंगे। ठीक है, तो पहले बात करते हैं टोटल एक्सीलरेशन, है ना। छोटा सा टॉपिक है, क्वेश्चन इस पर नहीं है। टोटल एक्सेलरेशन, टोटल एक्सेलरेशन क्या होता है अगर हम इसकी बात करते हैं तो देखिए, इसको कुछ इस तरीके समझ सकते हैं कि आपके पास एक ऐसे करके ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये जो ग्राफ है एक नॉर्मल सा ग्राफ है। ठीक है, और यहाँ पर एक इसका कर्व जो है जिसका ऐसे करके मूवमेंट हो रही है। ठीक है, ये जो पॉइंट है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, ये जो पॉइंट है दिस इज कॉल्ड द, ये यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है, सॉरी, ओके, तो ये जो पॉइंट है इसका जो रेडियस वेक्टर है वो आपको या फिर रो दिखाई दे रहा है। ठीक है, और यहाँ की अगर मैं वेलोसिटी की बात करता हूँ तो ये जो वेलोसिटी है मान लीजिए वो आपका यहाँ पर वेलोसिटी वेक्टर v है, रेडियस वेक्टर नहीं, रेडियस की बात कर रहा था मैं। ठीक है, तो ये रेडियस हो गया, ये आपका वेलोसिटी हो गया। अब अगर मुझे पता करना है कि सर्कुलर मोशन, इसका एक्सेलरेशन अगर मेरे को पता करना है, ठीक है, तो मान लो कि ये जो पॉइंट है वो वहां से बढ़ करके यहाँ तक पहुंचा होगा। एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, ऐसा मान के चलो कि स्ट्रेट लाइंस है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये जो एंगल है बहुत कम बढ़ा है, सपोज दैट दिस एंगल इज इक्वल टू डी फाई। ठीक है, डी फाई, इसको डी थीटा कहते हो, थीटा लिखने में अच्छा लगता है मुझे। ठीक है, दिस एंगल इज डी थीटा। ठीक है, और यहाँ पर एक वेलोसिटी जो रही होगी, वेलोसिटी इसकी या फिर स्पीड की बात करता हूँ, चेंज नहीं हुई होगी। ठीक है, ये वेलोसिटी ना भी लिखूं मैं यहाँ पर तो कोई काम कोई है नहीं, इसको v1 या फिर v2 भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, v1 v2 कह सकते हैं, पर इसका जो रेडियस फैक्टर है दैट विल रिमेन कांस्टेंट। ये जो दोनों रेडियस हैं वो सेम रहेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आपका थीटा है वो बहुत कम इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, इनफाइनाइट डेसिमल जो बोलते हो उसको, वैसा है कुछ। ठीक है, नाउ अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको एनालाइज करना है कि व्हाट एक्सेलरेशन, व्हाट टोटल एक्सेलरेशन दिस पार्टिकल विल हैव। नाउ इफ वी एज वी आर टॉकिंग अबाउट दिस v, हम इस v के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्योंकि आपको पता है v एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, क्योंकि v एक वेक्टर क्वांटिटी है, आपको पता है कि रेडियस वेक्टर के साथ इसका जो एंगल बन रहा होगा वो 90 डिग्री का बन रहा होगा। तो इसका एक तो होगा मैग्नीट्यूड और दूसरा इसकी होगी डायरेक्शन, जो कि हम मान लेते हैं टाउ है। ठीक है, यहाँ पर टाउ इज द, टाउ को हम ये कह सकते हैं कि टाउ जो है आपका यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ, लिख दूं क्या मैं यहाँ पर, टाउ इज ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन
ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है। तो वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर है आपका टाउ, ठीक है। अब मैं अगर इसको एनालाइज करता हूँ, देखिए मैं इस चीज को एनालाइज कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं कभी भी लिखना चाहूंगा, आपको पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, यू विल राइट एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, आप यही लिखेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका एक मैग्नीट्यूड है, इसका एक डायरेक्शन है, तो ये दोनों चीज जो है वो आपस में डिफरेंशिएट होगी। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, आपने ए डॉट बी का डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा। ए डॉट बी का जो डिफरेंशिएशन होता है वो आता है आपका ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए, ठीक है। सॉरी, ਉਹਦਾ ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰਾ ਚੜਦਾ ਹੋ ਤੈਨੂੰ ਚੜੀਆਂ ਚੜੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ठीक है। ये फॉर्मूला था। खैर, तो यहाँ पर अगर मैं इसी चीज को कंटिन्यू करते हुए आगे लिखता हूँ तो मैं यहाँ पर क्या लिख पाऊंगा, दिस इज इक्वल टू, इसकी यार थिकनेस बहुत ज्यादा हो रखी है, जीण दी करे तू अरे सोई मर जानी है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ डी अपॉन डी टी, यहाँ पर ब्रैकेट में v और टाउ, इसका डिफरेंशिएशन। तो ये क्या हो जाएगा आपका dv अपॉन dt टाउ कैप प्लस v बाहर रह जाएगा डी टाउ अपॉन dt, ठीक है। आई होप यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अब देखिए इसी चीज को थोड़ा सा आगे एनालाइज करते हैं, ठीक है। मैं इस ग्राफ की बात कर रहा हूँ, ऊपर जो आपको ये ग्राफ दिखाई दे रहा है, इस वाले ग्राफ को अगर मैं बनाऊं तो मैं कुछ इस तरीके से बना सकता हूँ इस वाले ग्राफ को। ये रो है, ये रो है, और ये जो एंगल था मैंने आपसे जैसे पहले बताया था, ये एंगल जो रहेगा आपका वो डी थीटा रहेगा। और यहाँ की अगर हम बात करें तो ये आपका ये जो है आपका वो आर्क लेंथ की अगर मैं बात करता हूँ ना, तो ये जो आपका रहेगा वो कितना रहेगा, इसको आप एल मान लेते हैं, डीएल मान लेते हैं, ठीक है, कि ये आपका डीएल रहेगा, ठीक है, डीएल या फिर डीएक्स मान लो, ठीक है, ये आपका डीएल मान लिया मैंने अभी। अब मैं यहां से क्या लिख सकता हूँ, दिस इम्प्लाइज, आपने पढ़ा होगा आर्क लेंथ वाला, आर्क लेंथ वाला फॉर्मूला एक होता है, आर्क लेंथ इज इक्वल टू एंगल इनटू रेडियस। अप्रोक्सीमेशन जब हम पढ़ते हैं तो हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है, जिसमें क्या होता है, आप जब आपका आर और थीटा जो है इन दोनों के बीच में कुछ ऐसा रिलेशन होता है कि आपका आर है, ये आपका थीटा है, तो आप ये कहते हो कि ये वाली जो लेंथ है, अगर ये लेंथ एल है तो आप कहते हो एल इज इक्वल टू आर थीटा, ठीक है। और वैसे देखा जाए तो सरकमफेरेंस जो आपने निकाला है, इसी छोटे से आपका, अगर आप कभी आपने देखा होगा कि आप सरकमफेरेंस निकालते हैं, सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, सर्कल का जब सरकमफेरेंस निकालते हैं हम, ठीक है, जिसका रेडियस आर हो, तो आप कैसे निकालते हो, आप निकालते हो सबसे पहले डीएल, एक छोटा सा ऐसा किनारा देखते हैं, डीएल इज इक्वल टू आर डी थीटा, ठीक है। ये चीज इंक्रीमेंट हो जाएगी जीरो से लेकर के सरकमफेरेंस तक, और ये चीज इंक्रीमेंट हो जाएगी जीरो से लेकर के कहाँ तक, सर्कल जो है आपका यहाँ से शुरू होगा और घूम करके वापस यहाँ पर आएगा, तो क्यों कितना एंगल बन गया, 2 पाई, तो जीरो से लेकर के आप 2 पाई तक लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, आर कांस्टेंट है इसीलिए बाहर आ जाएगा, डी थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा थीटा, यहाँ पर 0 से 2 पाई, तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे, 2 पाई माइनस थीटा,
सॉरी 2 पाई माइनस 0 और r तो मल्टीप्लिकेशन में था, ये तो आपका r हो जाएगा। तो सर्कमफेरेंस c ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई r। समझ में आया कहाँ से निकलता था ये फॉर्मूला? खैर, तो इन सारी बातों को दरकिनार करते हैं, बताता हूँ दरकिनार कैसे किया जाता है कभी भी किसी को अगर करना हो तो। ठीक है, क्यों कर रहा हूँ इस चीज में, दरकिनार नहीं करना है भाई इसको। ओके, तो एक बार दोबारा से ठीक है, ये है आपकी आर्क लेंथ L, ये है आपका रो, ये है आपका एंगल डी थीटा। ठीक है, तो आप यहां से लिख सकते हैं इम्प्लाइज DL है ये, क्योंकि बहुत छोटी लेंथ है, DL इज इक्वल टू रो डी थीटा। ठीक है, ये तो एक चीज रही। अब इसी के साथ साथ आप यहां पर देखेंगे कि आपके पास वेलोसिटी वेक्टर जो ऐसे जा रहा था, ठीक है, देखिए इसी यहां पर दिखाता हूं मैं आपको। पहले वेलोसिटी वेक्टर इसका ऐसे नीचे जा रहा था, उसके बाद ये थोड़ा सा और ऐसे हो गया, है ना। तो इनको दोनों को जब आप एक पॉइंट पे लेके आएंगे तो कुछ इसी तरीके से दिखाई देगा, ऐसे करके, है ना। तो इसी चीज को मैं यहाँ पर थोड़ा सा टिल्ट करके लिख रहा हूँ। तो ये आपको कैसे दिखाएगा, ये आपका वेलोसिटी वेक्टर 1 था और ये जो है वो आपका वेलोसिटी वेक्टर 2 है। ठीक है, इन दोनों के बीच में ये जो यहाँ पर आ रहा है, दिस विल बी योर dv, ये एंगल भी आपका डी थीटा होगा। आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही हैं। नहीं आ रही हैं तो ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। इसकी अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, इस चीज की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ से 90 डिग्री जाएगा आपका, यहाँ से आपका 90 डिग्री गया। मित्रा दा डू और डाई कम तो ही मर जानिए, जीणती करे तू और सोई। यहाँ से आपका अगर 90 डिग्री जाता है तो ये वेलोसिटी वेक्टर आपका कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। और यहाँ से अगर आप 90 डिग्री लेते हैं, जो दूसरा वेक्टर है आपका, ठीक, चेंज तो ऐसे ही हो रहा है, तो ये कुछ इस तरीके से जा रहा है। ठीक है, अब आपको एक्चुअल में क्या करना है, अब आपको इन दोनों वेक्टर को आपस में जोड़ देना है। ठीक है, अभी देखिए क्योंकि ये 90 डिग्री, अब जैसे जैसे एंगल 0 मतलब कि घटता जाएगा, ये थीटा की वैल्यू जो है, डी थीटा जो है, धीरे धीरे 0 की तरफ जैसे जैसे टेंड करेगी, वैसे वैसे ये जो है, अब क्योंकि आप देखिए इसको आप एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है, ऐसे एक्सटेंड करते हैं, तो आपके पास एक एंगल बचता है ये वाला। ये एंगल कितना होगा, कैसे निकालेंगे, आपको ये पता है कि मैं इसको ऐसे करता हूँ। ठीक है, आप ये देखिए यहाँ से ये एंगल एक्सटेंड होगा, ये एंगल भी कितना है 90 डिग्री, जैसे ये वाला एंगल 90 डिग्री था। ठीक है, जैसे ये एंगल 90 डिग्री है वैसे ये एंगल भी 90 डिग्री है। तो क्योंकि ये एंगल आपका डी थीटा है, ठीक है, वैसे ही अगर आप इसको एक्सटेंड करेंगे यहाँ पर, तो ये एंगल आपका कितना आ जाएगा, डी थीटा। ठीक है, अब आपको पता है कि इसके बीच में और दूसरा वाला जो वेक्टर है इसके बीच में भी 90 डिग्री का एंगल रहेगा, तो इसीलिए ये वाला एंगल आपका घूमते फिरते कहीं ना कहीं वापस से डी थीटा ही आ जाएगा। तो यह एंगल आपका हमेशा डी थीटा रहेगा। इस बात में कोई कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत है? ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आपका डी थीटा है, तो क्योंकि आपका v है, ये भी आपका v है, ये एंगल जो रहेगा आपका वो डी थीटा रहेगा। ठीक है, सॉरी ये v नहीं है, यहाँ पर ये टाउ है आपका, माफ कीजिएगा। ये यहाँ पर मैं यूनिट वेक्टर की बात कर रहा हूँ, ये आपका टाउ डायरेक्शन में रहेगा ना, टाउ डायरेक्शन में रहेगा। तो यहाँ पर हम यूनिट वेक्टर टाउ की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको मिटा सकते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ पर लिखेंगे टाउ, ठीक है, ये भी आपका टाउ रहेगा। टाउ भी नहीं कहोगे आप इसको टाउ वेक्टर है, तो आप इसका जो मैग्नीट्यूड होगा केवल वो लिखेंगे। तो क्योंकि टाउ एक यूनिट वेक्टर है इसलिए आप इसको यूनिट 1 लिख देंगे,
और यहाँ पर अगर आप लिखना चाहेंगे तो वो क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा डी टाउ, ठीक है। सो डी टाउ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रेडियस 1 इंटू डी थीटा, ठीक है। तो यहाँ से आपको डी थीटा की वैल्यू मिल गई। अब अगर ये आपकी इक्वेशन, एक आपकी इक्वेशन 1 और एक आपकी इक्वेशन 2 है, आप यहाँ लिख सकते हैं डी टाउ इज इक्वल टू डी थीटा, बहुत ज्यादा टाइम हो गया क्या, दिस इज इक्वल टू 1, और यहां से अगर मैं देखूं dl अपॉन रो, दिस इज इक्वल टू डी थीटा। पास मेरे साथ मेरे, ठीक है। जीण दी करे तू अरज़ोई मर जानिए, ठीक है। तो थोड़ा आपका ये डी थीटा हो गया, डी थीटा की वैल्यू मिल गई आपको। अब यहाँ से मैं क्या करूँ, इक्वेशन जो ऊपर वाली थी हमारी, ये वाली इक्वेशन, द मेन इक्वेशन, इसको वी नीड टू ब्रिंग बैक बिलो। इस इक्वेशन को हम नीचे लेकर के आ रहे हैं, कैसे, कॉपी करके, और कैसे, तू जद वेखेंगी अखियां नी तेनू चढ़िया चढ़िया लगणगियां। ठीक है, इसको कर लो कॉपी। ठीक है, ये वही इक्वेशन है। ओके, तो इसको मैं चाहता तो छोटा कर सकता था, पर मैं कर नहीं पाया। खैर, अभी आप देखिए कि आपको ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इस इक्वेशन में मैं लिख सकता हूँ dv अपॉन, ये जो है ना एक्सेलरेशन, ये आपका टोटल एक्सेलरेशन है, इसको मैं टोटल एक्सेलरेशन कहूंगा, टोटल। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ a टोटल इज इक्वल टू, अब यहाँ पर dv अपॉन dt है तो इसको सीधा लिखिए dv अपॉन dt, dv अपॉन dt टाउ कैप प्लस v को ऐसे ही रहने दीजिए, डी टाउ अपॉन dt जो लिखा हुआ है, चेन रूल लगाते हैं एक बार। तो डी टाउ को हम क्या कर सकते हैं, हम डी टाउ को लिख सकते हैं, मान लीजिए इसको लिखता हूँ मैं डी टाउ, डीएल बाई डीएल से मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, ठीक है। केवल ऐसा करते हैं, भी केवल इसी पार्ट के लिए कैलकुलेशन करते हैं, थोड़ा सा ऊपर चल के, है ना। अभी केवल इसी पार्ट के लिए कैलकुलेशन करते हैं, इसको मिटा देते हैं। अभी मैं लिखता हूं अगर डी टाउ अपॉन डी टी, इसको आप लिख सकते हो डी टाउ अपॉन डीएल से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इसको चलो dt लिख देता हूँ, डीएल अपॉन डीएल, ठीक है। यूनिट है 1 है, कट सकता है, तो आप इसको लिख सकते हो डी टाउ अपॉन डी एल इंटू डी एल अपॉन डी टी, ठीक है। अब देखिए डी एल अपॉन डी टी क्या होता है, देखिए यहां से यहां तक का जो वो है, ये जो है दिस इज कॉल्ड डी एल, ये आपका यहाँ पर डी एल लिखा हुआ है, यानी कि चेंज इन रेडियस डेल्टा आर, ठीक है। कहाँ गया, ये इस वाले डिस्टेंस को हमने डीएल कहा है, दिस इज डीएल, ठीक है। आपको पता है हल्का सा जो चेंज हुआ है, इसको अगर आप टाइम से डिवाइड कर दोगे, इसका रेट ले लोगे आप, तो वो आपको वेलोसिटी देगा, तो आप इसको लिखते हैं v, ठीक है। सो डीएल अपॉन डी टी, उदास सिखर तो पैरा चढ़ता हूँ, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी, ये आपका v हो जाएगा ना, डी टाउ अपॉन डीएल की अगर बात करते हैं, ठीक है। सो आपने इसको लिख दिया v इंटू डी टाउ अपॉन डीएल की अगर मैं बात करता हूँ, तो देखिए डी टाउ अपॉन डीएल, ठीक है, इस वाली इक्वेशन से, है ना। इक्वेशन 1 और 2 से, इक्वेशन 1 एंड 2 से मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, डी थीटा इज इक्वल टू डी टाउ एंड डी थीटा इज इक्वल टू डीएल अपॉन आर।
तो मैं लिख सकता हूँ कि डी थीटा इज इक्वल टू डी टाउ इज इक्वल टू डी एल अपॉन रो। ठीक है, तो अब यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, ठीक है, डी टाउ अपॉन डी एल इज इक्वल टू 1 अपॉन रो। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो मैंने इसको 1 अपॉन रो लिख दिया। यहां से इस चीज को मैं यहाँ पर नीचे लाना चाहूंगा। ठीक है, इस रिलेशन को अगर मैं देखूं, यही रिलेशन अगर मैं नीचे लिख दूं तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इंटू 1 अपॉन रो। ठीक है, तो मुझे मिल गया, यहां तक मिल गया। ठीक है, अब आगे यहां पर अगर मैं लिखूं तो मैं लिखूंगा ए टोटल इज इक्वल टू dv अपॉन dt टाउ कैप प्लस यहां पर आपका v है तो आपने लिखा है यहाँ पर v, यहां पर आपका दूसरा v आया। ठीक है, ये इस वाले से हमने क्योंकि इसको अलग सॉल्व किया था यहाँ पर, ये देखिए ये रहा। ठीक है, तो क्योंकि दो दो v हो गए तो आप लिखेंगे v स्क्वायर, 1 अपॉन रो है तो आप लिखेंगे इसको 1 अपॉन रो। अब देखिए क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, ये जो था वो एक वेक्टर क्वांटिटी थी, तो सारा का सारा आइटम जो रहेगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी रहेगा। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी की एक डायरेक्शन भी होनी चाहिए। अब डायरेक्शन की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ से आप ये देखते हैं कि ये दोनों टाउ थे, है ना, इनकी डायरेक्शन टाउ के डायरेक्शन में थी, है ना, टाउ कैप के डायरेक्शन में थी। अब जैसे जैसे थीटा की वैल्यू 0 की तरफ टेंड करेगी, जैसे जैसे इसकी वैल्यू कम होगी, वैसे आप देखेंगे कि ये एंगल और ये एंगल आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए मैं ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आएगा ये आपका परपेंडिकुलर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक अब हम नया वेक्टर को इंट्रोड्यूस करेंगे जिसको हम बोलेंगे n। ठीक है, तो आई ब्रॉट एन अनदर वेक्टर कॉल्ड n कैप। ठीक है, n कैप की अगर मैं बात करूं तो ये n जो है आपका वो एक नॉर्मल वेक्टर है। ठीक है, ओके, सो दिस इज कॉल्ड योर, यहाँ पर भी n कैप लगा देता हूं मैं, टोटल एक्सेलरेशन। बहुत प्यारी चीज है ये। ठीक है, अब आप आगे चल करके जो पढ़ेंगे, ठीक है, ये जो एक्सेलरेशन है आपका, ठीक है, इसको बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, ये आपका टोटल है, टोटल, और ये आपका टेंजेंशियल, TAN होता है ना मेरे ख्याल से, टेंजेंशियल, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की क्या वैल्यू होती है, dv अपॉन dt। ये स्पीड बढ़ाने में, स्पीड बोलूं या फिर मैग्नीट्यूड बोल सकता हूं मैं, ठीक है, स्पीड को इंक्रीज करने में काम आता है। ठीक है, dv अपॉन dt कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ये उसमें काम आता है। और दूसरा जो वेक्टर है आपका वो है आपका सेंट्रीपिटल बोल दीजिए या फिर सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन बोल दीजिए। ठीक है, तो दूसरा जो आपका वो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, विच विल बी कॉल्ड एज v स्क्वायर अपॉन r n कैप, इसको टी टाउ कैप रहने दीजिए। ठीक है, तो ये आपको सर्कुलर बनाता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, ठीक है, अगर ये एक्सेलरेशन ना हो तो आपका सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं होगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल दो अलग अलग टर्म्स हैं। कहा जाता है कि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है बट दोनों अलग अलग बॉडी पे लगता है। ठीक है,
आगे चल करके जब हम लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे तो मैं इसके बारे में आपको डिटेल्स में बताऊंगा। ये आपको लगता है जो मैंने अभी बोला, आपको हो सकता है वो ऐसा लगे कि वो क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रेरी है, अजीब सी स्टेटमेंट है। मान लीजिए आपके पास ये एक पॉइंट है जहां से आपने एक बॉल ले रखी है, दिस बॉल इज मूविंग समथिंग लाइक दिस, है ना, ये सर्कुलर मोशन में ऐसे मूव कर रही है। तो अब क्योंकि ये सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है तो अब आपको पता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC, इसकी वैल्यू क्या होती है 1/r v²। ठीक है, v को आप आगे चल करके पढ़ेंगे कि ओमेगा r भी कहा जाता है ना, तो वो सारी चीजें पढ़ेंगे बाद में। v/r इज इक्वल टू ओमेगा, तो आप इसको लिख सकते हैं ओमेगा r², तो आपको बचेगा ओमेगा²r। तो ओके, तो ठीक है, तो अब विचएवर, अच्छा अब सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल फोर्स की बात होती है यहाँ पर जब लॉज ऑफ मोशन पढ़ते हैं। तो विचएवर द फोर्स इज बेंडिंग इट या फिर बाउंडिंग इट, ठीक है, जो भी इसको बाध्य करता है सर्कुलर मोशन में घूमने के लिए, उस फोर्स की चाहे जो भी वैल्यू हो, उस फोर्स को हम नाम दे देते हैं सेंट्रीपिटल का। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरा विवाह होता है किसी कन्या के साथ, तो जिस भी लड़की के साथ मेरा ब्याह होगा वो मेरी पत्नी कहलाएगी। ठीक है, बहुत 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 बेसिक एग्जांपल है। तो दो शी इज अ वुमन बट फॉर मी शी इज अ वाइफ, शी इज माई वाइफ। ठीक है, वो मेरी वाइफ हो जाएगी। सिमिलरली अभी इसको यहाँ पर सर्कुलर मोशन में खींचने वाला कौन सा फोर्स है, इसको सर्कुलर मोशन में खींचने वाला एक ही फोर्स है जो कि आपका टेंशन है। टेंशन इसको एक फिक्स रेडियस प्रोवाइड कर रहा है, अदरवाइज ये कहीं भी चला जाता। तो आप यहाँ से क्या कहेंगे, अभी केवल टेंशन नहीं कहेंगे इसको, ठीक है, कैलकुलेशन होगी, टेंशन है, ये है, वो है, फलना ढिमका। ठीक है, टेंशन है, नीचे इसका mg लग रहा होगा, ठीक है, नीचे इसका mg लग रहा होगा और पता नहीं क्या क्या लग रहा होगा। तो इस डायरेक्शन में जो इसको सर्कुलर मोशन में रोटेट करवा रहा है वो कौन सा फोर्स है, आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है। मान लीजिए केवल टेंशन है, तो अगर केवल टेंशन है तो दिस टेंशन इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। और क्योंकि अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, m v²/r। यहाँ v²/r जो है वो एक्सेलरेशन है और मास इनटू एक्सेलरेशन आपका फोर्स बनता है, जो कि आपका सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू द फोर्स। ठीक है, तो आपका mv² यहाँ पर बन गया। इसके बाद फिर आप क्या करेंगे, ठीक है, तो ये जो है सेंट्रीपिटल है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो इस बॉल पे लग रहा है, ठीक है, इस येलो बॉल पे लग रहा है। अब इस येलो बॉल के अंदर मान लीजिए एक लिक्विड होता, ठीक है, हाफ फिल्ड है लिक्विड, तो क्या देखते हैं कि जो लिक्विड है वो कुछ तो वो जो लिक्विड होता है वो कुछ इस तरीके से होता, ठीक है, वो सारा का सारा लिक्विड बाहर जाने की कोशिश करता। तो ये जो होता है वो इफेक्ट ऑफ सेंट्रीपिटल होता, जो कि आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और इसकी वैल्यू भी सेम वही होती है जो आपकी सेंट्रीपिटल की होती है, दैट इज mv²/r। तो सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल दो अलग अलग बॉडी पे लगते हैं। ठीक है, बाद में डिस्कस करेंगे, अभी का टॉपिक नहीं है, वैसे भी मैंने 8 मिनट खींच दिए इसके ऊपर। नाउ एक बार लिख देता हूँ, फाइनल स्टेटमेंट हमारी क्या है, टोटल एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू dv/dt। ठीक है, टाउ दैट इज कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्लस v²/r इंटू n कैप। ठीक है, यहाँ n कैप जो है वो आपका नॉर्मल है। चलो मेन टॉपिक पे आते हैं, जो कि है हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन। और वो जब हमारा हो जाएगा तो फिर मैं उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस लूंगा, कुछ क्वेश्चंस लेंगे, सारे उसी पे नहीं होंगे, वर्मा जी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज हम। ठीक है, तो क्या पढ़ना हमको, प्रोजेक्टाइल मोशन।
मोशन इन अ प्लेन की अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है, मोशन। काश मेरी राइटिंग अच्छी होती, गंदी राइटिंग होने के बावजूद मैं डॉक्टर नहीं बन पाया। मोशन, ठीक है, मोशन इन अ प्लेन। अगर मोशन इन अ प्लेन की अगर मैं बात करता हूँ तो देखिए मोशन इन अ प्लेन का बेस्ट एग्जांपल है आपका प्रोजेक्टाइल मोशन, जो कि हम पढ़ने जा रहे हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन कैसे बताया जाता है, देखिए वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन आपको पता ही है। ये आपकी है एक्स एक्सिस, ये आपकी है वाई एक्सिस। इनिशियली क्या किया आपने, मान लीजिए एक बॉडी को एक वेलोसिटी दी u, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये जो u वेलोसिटी है वो इस बॉडी को ऐसे मूव करने की कोशिश करेगी, बट होगा क्या हर टाइम पे, बट होगा क्या कि यहीं पर एक ग्रेविटी नामक फोर्स भी लग रहा होगा जो इस बॉडी को ऐसे नीचे ले जा करके पटकने की कोशिश करेगा। तो ये तो रहा आपका ut, मैं डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ ut, और यहाँ आपका क्या हो जाएगा -12 gt², इसको, ठीक है। तो ut -12 gt²। अगर मैं अब इसके ग्राफ की बात करता हूँ तो ये ग्राफ कैसे दिखाई देगा, इसका ग्राफ आपको कुछ, इसकी ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं इसको। ऊपर जा रहा है, ऊपर तो नहीं जाना चाहिए था, रबड़ का है, बहुत ज्यादा दूर ले गए भाई हम। ओहो, मान लेते हैं कि ये कुछ ऐसे ही गिरता, अगर ऐसे गिरता तो ये आपका यहाँ पर पॉइंट होता, ठीक है। तो ये जो है आपका वो रिजल्टेंट वेक्टर होता, दिस वुड बी आर, ठीक है, रिजल्टेंट या फिर डिस्प्लेसमेंट जो भी है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हैं, मैंने जस्ट ऐसे एक फिगर था तो बता दिया, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, ये है आपका y, ये है आपका x y कोऑर्डिनेट है, इसमें आपने एक, ठीक है, मान लीजिए धोनी साहब ने छक्का मारा है ना, 6, इसका थोड़ा सा मोटा होना चाहिए था, ठीक है, ठीक है। आपने इनिशियली ये वेलोसिटी दी और ये ट्रेजेक्ट्री इसने फॉलो की, ठीक है। इनिशियली जो एंगल बनाया था वो भाई साहब का एंगल कितना बन रहा था, ये जो एंगल बन रहा था ये एंगल था आपका थीटा, ठीक है, दिस एंगल वाज थीटा। अब क्या करना है, इस मोशन की स्टडी दो पार्ट में होती है, ठीक है, और कुछ चीजें हैं जो कि हमको निकालनी है, जैसे कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, इसको ऊपर लिखूं क्या, इधर देखो, यहां से यहां तक की जो हाइट है दिस इज कॉल्ड एच मैक्स, टेढ़ा क्यों चल रहा है, ठीक है, इट इज कॉल्ड एच मैक्स, ठीक है। इसके अलावा यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस है दिस इज कॉल्ड आर, ठीक है। एच मैक्स होता है, आर होता है, और तो कुछ भी नहीं होता है, बस इतना ही होता है। देखते जाइए, अब मैं बताऊंगा अच्छे से कि क्या क्या होता है इसमें, बहुत प्यारा चैप्टर और बहुत अच्छे से सीखेंगे अभी हम इसको, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर मान लेते हैं कि आपने क्या किया, अज्यूम अ कंडीशन इन विच यू प्रोजेक्टेड अ प्रोजेक्टाइल, आपने, अच्छा प्रोजेक्टाइल होता क्या है, प्रोजेक्टाइल उसे कहते हैं, मान लीजिए मेरे हाथ में एक बॉल है और वो एक पॉइंट की तरह है ना, पॉइंट मास है, ठीक है। तो इफ आई एम थ्रोइंग दैट बॉल, मैं उस बॉल को हवा में हॉरिजॉन्टली कुछ एंगल के साथ, मान लीजिए थीटा के साथ थ्रो करता हूँ u इनिशियल वेलोसिटी दे करके, तो वो जो पाथ फॉलो करेगी उसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, या फिर वो जो मोशन होगा वो हो जाएगा प्रोजेक्टाइल मोशन, जो पाथ फॉलो करेगी वो हो जाएगा प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री, ठीक है। और ठीक है, उसकी इक्वेशन होती है कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री जिसको बोलते हैं, और जो वो क्या कहते हैं, क्या बोल रहा था मैं आपसे,
ओके, और वो जो बॉल होगी वो अपने आप में एक प्रोजेक्टाइल कहलाएगी। इतना ही है। स्टडी होती है कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल कर सकती है मैक्सिमम, कितना वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल कर सकती है, खत्म। चलिए शुरू करते हैं फिर। ठीक है, तो इसकी स्टडी हमेशा दो पार्ट में की जाती है। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन की स्टडी हमेशा दो पार्ट में की जाती है। मैं इसको छोटा इसीलिए कर रहा हूँ ताकि समझने में थोड़ी सी आसानी रहे। ठीक है, तो अब अगर मैं देखूं तो ये आप सभी जानते हैं कि इस डायरेक्शन में, जो कि आपकी डायरेक्शन एक्स है, ठीक है, कोई मोशन नहीं, कोई ऐसे कर देता हूँ इसको, ठीक है, ये आपका आ जाएगा हॉरिजॉन्टल और ये आपका हो जाएगा वर्टिकल। वर्टिकल की स्पेलिंग CLE होती है लास्ट में। अब देखिए जो डिस्टेंस होगा डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करता हूँ हॉरिजॉन्टली, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा ये, एक्स वाई। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूँ कि वेलोसिटी क्या है तो वो मुझे अभी पता नहीं है, बताऊंगा। एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो इस डायरेक्शन में अगर मैं एक्सेलरेशन देखता हूँ तो एक्सेलरेशन क्या है इसका, एक्स डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ है। इस तरफ क्या कोई एक्सेलरेशन लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो इस तरफ एक्सेलरेशन 0 है। और वर्टिकली डाउनवर्ड एक एक्सेलरेशन लग रहा है जिसको आप -g कह सकते हैं, ग्रेविटी का फोर्स। ठीक है, अब ठीक है, अगर मैं v की बात कर रहा हूँ तो v कितना होगा, तो देखिए सबसे पहले ये जो है इसका अगर मैं वेक्टर रेजोल्यूशन लेता हूँ तो यहां से यहां तक जो रहेगा ये आपका कहलाएगा u cos थीटा। ठीक है, ये इसकी वेलोसिटी क्या जाएगी u cos थीटा। तो आप हॉरिजॉन्टली वेलोसिटी क्या लिखेंगे, u cos थीटा। सिमिलरली इसकी एक वर्टिकल वेलोसिटी रहेगी जो कि कितनी हो जाएगी, u sin थीटा। u sin थीटा। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ तो यहाँ वर्टिकल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी इसकी, v माइनस v इज इक्वल टू u प्लस at, सो u sin थीटा माइनस gt, ये इसकी वर्टिकल वेलोसिटी हो जाएगी। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, x और y जो कि मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू u cos थीटा इंटू टी, क्यों टाइम पास कर रहा हूँ मैं, और y इज इक्वल टू ये जो मैंने आपको बताया, ठीक है, vy, ठीक है, इसको बोलते हैं vx। खैर चलो सीधा सीधा बात करते हैं, यहीं पर बहुत टाइम हो गया। देखो अभी अगर मैं लिखना चाहूँ, मैं यहाँ पर लिखूंगा हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूँ, अरे तो समझ भी नहीं आ रहा क्या कैसे बताऊँ। हॉरिजॉन्टल में, ठीक है, अगर मैं देखता हूँ तो क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है, वेलोसिटी है आपकी vx दैट इज u cos थीटा, और कुछ भी नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट अगर मैं लिखना चाहूँ तो x में क्या लिखूंगा, x इज इक्वल टू u cos थीटा इंटू टाइम t। ठीक है, वर्टिकल स्टडी करते हैं। देखिए आप हमेशा इस बात का ध्यान रखिए, ऐसे प्रोजेक्टाइल हुआ, ऐसे है, इधर यहाँ पर इसकी जो वेलोसिटी है वो आपकी u sin थीटा। ठीक है, मिटा दूंगा अभी मैं इसको। वर्टिकली जीण देख रहे तू रसोई मर जानी है। वर्टिकली अगर मैं बात करता हूँ तो वेलोसिटी से पहले एक्सेलरेशन लिखते हैं। y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या है, -g,
तो इसकी वेलोसिटी क्या बन जाती है, vy इज इक्वल टू u साइन थीटा माइनस gt। ठीक है, कहाँ से निकाला मैंने ये, v इज इक्वल टू यू प्लस at, इस वाले फॉर्मूले से मैंने ये निकाला है। तो अब अगर मैं बात करना चाहता हूँ कि इसका वो क्या होगा, ठीक है, ये पॉइंट जो है कब तक हवा में रहेगा, ये आइटम जो है वो कब तक हवा में रहेगा प्रोजेक्टाइल। तो इसकी दो पार्ट होते हैं, ठीक है, एक पार्ट तब तक जब तक ये ऊपर जा रहा है और एक पार्ट तब तक वो नीचे जा रहा है। अब क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी इसकी v sin थीटा है और नीचे एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन लग रहा है माइनस g, तो ये पार्ट कब तक ऊपर जाएगा, ये प्रोजेक्टाइल तब तक ऊपर जाएगा जब तक u sin थीटा घट करके 0 नहीं हो जाता। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को हम कहेंगे टाइम ऑफ एसेंट और इस वाले पार्ट को कहेंगे हम टाइम ऑफ डिसेंट। ऊपर जाने का टाइम ऑफ एसेंट और नीचे आने का टाइम ऑफ डिसेंट, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। ठीक है, तो टाइम ऑफ एसेंट अगर मैं निकालना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा है। फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी इसकी है u साइन थीटा माइनस जी टी। ठीक है, तभी तक ये ऊपर जाएगा, जी टी ए लिख सकता हूँ मैं। तो मैं लिखूंगा यहाँ से इम्प्लाइज टी ए इज इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी, ये आपका आ जाएगा टाइम ऑफ एसेंट। ठीक है, ऊपर जाने का टाइम है ये। इसी तरीके से टाइम ऑफ डिसेंट आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। तो आप दोनों को ऐड कर देंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा आपका। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ जाएगा, टी एफ इज इक्वल टू टी ए प्लस टी डी इज इक्वल टू 2ta, that is equal to ta is equal tf is equal to 2u sin theta अपॉन में g। फॉर्मूले थोड़े ज्यादा हो जाते हैं इसमें, हालांकि मुझे कभी याद नहीं हुए, जब अपने जवानी में थे तब याद हो गए थे। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं रहेगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी होगी। ठीक है, आपको पता पड़ गया कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना दिया हुआ है, 2u sin थीटा अपॉन g, वेयर थीटा इज द एंगल विद हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अब इसकी मैं बात करता हूँ मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट, ठीक है, तो इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, तो आप इसकी मैक्सिमम हाइट लिख सकते हैं एच मैक्स, y इज इक्वल टू एच मैक्स इज इक्वल टू, अभी अगर हमने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ चुके होते तो हम वो सब भी अप्लाई करते हैं, टोटल मैकेनिकल एनर्जी या फिर टोटल एनर्जी कंजर्वेशन, धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो आप लिखेंगे ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो यहाँ से एच मैक्स की क्या वैल्यू निकल करके आएगी, यहाँ पर टाइम ऑफ एसेंट रहेगा। ठीक है, implies you'll write h max is equal to u initial into ta minus half g into ta square। इसको सॉल्व करते हैं, आप लिखेंगे h max is equal to u sin थीटा इंटू ta का मतलब u sin थीटा अपॉन g माइनस हाफ इंटू g इंटू ta स्क्वायर, यानी कि u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर, स्क्वायर से ये जी कट जाएगा, आपके पास बचेगा हाफ। तो आप इसको लिख सकते हैं यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखो यू स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, ठीक है, माइनस 1/2 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। तो फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, एच मैक्स। एच मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। इसको 2g भी कह सकते हो। अगेन टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी। मैं इसको बार बार इसीलिए रख रहा हूँ ताकि आपको और मेरे को दोनों को याद हो जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमें पता करना था मैक्सिमम डिस्टेंस जो ये ट्रैवल करेगा हॉरिजॉन्टली, रेंज। बहुत बढ़िया। तो अगर मैं रेंज की बात करता हूँ इसको, तो आपको पता है कि x इज इक्वल टू वी एक्स इंटू, ऐसे कर सकता हूँ मैं ना, डी एक्स इज इक्वल टू। अगर मैं देखो कभी भी लिखना है तो फंडामेंटल से लिखो और सही लिखो। तो कभी भी मैं लिखूंगा तो मैं लिख सकता हूँ कि x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वी एक्स डी टी, ठीक है। तो एम्प्लाइज x इज इक्वल टू v cos थीटा, यहाँ पर u आएगा, u cos थीटा इंटू में टाइम t, और यहाँ पर वो जो टाइम रहेगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट रहेगा। क्यों? क्योंकि ऐसे करके आ रहा है तो यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको पूरा टाइम लगेगा, क्योंकि ये पूरा ही टी ए प्लस टी डी पूरा ही हवा में है, इसलिए टी एफ लगेगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका, एम्प्लाइज x इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू 2 यू साइन थीटा अपॉन जी, ठीक है। कॉस 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है हमारा, साइन 2 थीटा होता है। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, रेंज r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी, ठीक है। और अब क्या करेंगे आप, यहाँ पर आप कर देंगे क्या, सिंस साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2, वैसे मैंने उल्टा लिख दिया, सिंस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा, ठीक है। मेरे को इसको मिटा देना चाहिए था, ठीक है। सिंस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा, तो यहाँ से आपको रेंज मिल गया, एच मैक्स मिल गया, टाइम ऑफ फ्लाइट मिल गया। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। टाइम ऑफ एक्सेंट पता पड़ गया, टाइम ऑफ डिसेंट पता पड़ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट पता पड़ गया, मैक्सिमम हाइट पता पड़ गई, ठीक है। और अब आपको चाहिए एक ऐसा टाइम जिस पे आपको रेंज मैक्सिमम मिले, ठीक है, ठीक है। यू वांट टू नो द थीटा, क्वेश्चन आपके पास एक ऐसा आता है, ठीक है, एट व्हाट एंगल थीटा द वैल्यू ऑफ रेंज will be maximum on given value of u, ठीक है। यहाँ पर इसको u कह दीजिए। आपको अगर u की वैल्यू गिवन हो तो आपको पता करना है कि थीटा की क्या मैक्सिमम वैल्यू रखनी चाहिए हमें। हम थीटा की क्या वैल्यू रख सकते हैं टू मैक्सिमाइज द आर रेंज,
ना कि हमारी बॉल दूर से दूर तक जाए। तो आप सिंपली क्या करेंगे, आप सिंपली यहाँ पर लिखेंगे r इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। जब भी आपको मैक्सिमाइज करना है टू मैक्सिमाइज टू नो द मैक्सिमा, differentiate with respect to x, with respect to theta, सॉरी थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है आपको। डिफरेंशिएट कीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, डी आर अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू यू स्क्वायर, आपका कॉमन है बाहर आ जाएगा, मतलब कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 2 थीटा अपॉन डी थीटा। साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस 2 थीटा, तो चेन रूल लगाएंगे आप यहाँ पर लिखेंगे इसको कॉस 2 थीटा इंटू 2, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं। दिस विल बी इक्वल टू 0, यहाँ से आपको वैल्यू मिलेगी थीटा की, क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं इसको, ठीक है। implies cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0। ये सारा आइटम जो है, जो कांस्टेंट आपको बाहर दिख रहा है, वो जाकर के मल्टीप्लाई होकर 0 हो चुका होगा। इम्प्लाइज यहाँ पर आप क्या लिखोगे, थीटा, इम्प्लाइज 2 थीटा, अभी इतनी गलती कैसे कर सकता हूँ मैं, इम्प्लाइज अरे भैया भाइयों, यस, ये काम खराब हो जाएगा भाई मेरा। ऐसा मत करो दोस्त, ठीक है, अभी तो सेलेक्ट ही कर रहा है यार, क्यों एक सेकंड, जस्ट एक सेकंड यार प्लीज, मुझे चाहिए क्या, तो पेस्ट हो गया, अंडू कर दो। अब इसको मैं क्या करूं, हाँ लव यू, ठीक है। तो implies 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा की वैल्यू होती है 0 90 डिग्री पे, तो आप यहाँ पर लिखोगे दिस इज इक्वल टू पाई बाय 2, implies थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4। तो पाई बाय 4 एक ऐसा एंगल है जहां पर पाई बाय 4 का मतलब 45 डिग्री होता है। 45 डिग्री एक ऐसा एंगल है जिस पर रेंज मैक्सिमम होगा, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है, इसको डबल डिफरेंशिएट किया जाता है, उसके बाद फिर ये वैल्यू पुट करके देखा जाता है कि क्या हमारा आंसर नेगेटिव आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। इसको अगर आप डबल डिफरेंशिएट करते हैं तो आपको पता है कि, ठीक है, इम्प्लाइज आर डबल डैश इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी, आपका बाहर रह जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई था तो आपका 2 भी बाहर रह जाएगा, कॉस 2 थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन 2 थीटा इंटू 2, जो कि आपका हो जाएगा -4 यू स्क्वायर अपॉन जी साइन 2 थीटा। अब यहाँ पर 45 जैसे आप रखेंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब 45 जैसे रखेंगे तो आपका जाएगा -1, तो मतलब +1, तो आपका आंसर आ जाएगा -4 यू स्क्वायर अपॉन में जी, जो कि एक नेगेटिव है। इसका मतलब कि ये आंसर जो रहेगा वो आपका करेक्ट रहेगा, मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो वैल्यू क्या आ गई आपकी, एंगल थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री will give maximum range,
मैक्सिमम हाइट भी पता करनी है क्या? एच मैक्स का फॉर्मूला पता है आपको क्या था? व्हाट? What value of theta will give maximum height? HEIGHT। ठीक है, क्या देगी आपको? हाइट का फॉर्मूला पता है क्या था? मुझे याद नहीं है भाई। हाइट का फॉर्मूला था आपका यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो अब लिखेंगे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से एच मैक्स निकालूंगा तो मेरे को डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, जहाँ से मुझे पता पड़ेगा ऑब्वियसली डी एच अपॉन डी थीटा कर देता हूँ मैं इसको। ठीक है, इसको हटा दिया मैंने यहाँ से। तो अब लिखेंगे यू स्क्वायर अपॉन 2g, कॉन्स्टेंट तो बाहर आ जाएगा, डी अपॉन डी थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन कैसे हो जाएगा? यू स्क्वायर अपॉन 2g साइन स्क्वायर थीटा, इसीलिए आप सबसे पहले 2x लिखोगे तो आपका 2 साइन थीटा हो जाएगा। इनटू में आप जब साइन थीटा लिखोगे, जो लिखा है क्या बोलते हैं ये साइन थीटा हो गया। अब साइन थीटा के बाद अब क्या कहते हैं, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे जो कि आपका जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, और दिस इज इक्वल टू 0। जैसे आप 0 पुट करेंगे तो आपको अगेन सेम फॉर्मूला मिल जाएगा, जिसमें एक तो आपको ये मिल रहा है कि आप इसको ऐसे कह सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 0। दूसरा आपको मिल रहा है कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। और तीसरा आपको मिल रहा है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 0। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, कौन सा वाला आंसर करेक्ट होगा? यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ रही है? थीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ रहा है थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ से अगर मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ से मेरे को फिर से मिल रहा है थीटा इज इक्वल टू 0। तो लेट्स क्रैक इट आउट। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ डबल डिफरेंशिएशन करके हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर थीटा की दो वैल्यू आ रही है। तो जब हम डी स्क्वायर डी थीटा स्क्वायर एच करके देखते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? यू स्क्वायर अपॉन जी, कांस्टेंट था बाहर लिख दिया। ए इंटू बी का जो मैंने आपको बताया था, तो ए का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? साइन थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस। अब मैं इसको लिखता हूँ साइन का डिफरेंशिएशन इंटू कॉस प्लस साइन को छोड़ के कॉस का डिफरेंशिएशन। तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? यू स्क्वायर अपॉन जी। साइन स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाता है माइनस, सॉरी साइन स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, तो हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर प्लस साइन को ऐसे छोड़ दीजिए, कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, तो आप इसको लिख दीजिए माइनस साइन। सो दिस विल बी इक्वल टू नथिंग बट यू स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है। सो दिस विल बी इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी कॉस 2 थीटा। ठीक है, ये आपको मिल गया एच, मतलब कि डी स्क्वायर डी थीटा स्क्वायर एच की वैल्यू आपको क्या मिल गई? यू स्क्वायर अपॉन जी कॉस 2 थीटा। ठीक है, तो आपको पता है इसको वैसे मैं चाहूँ, अरे यार, इसी चीज को आप एच डबल डॉट भी कहते हैं, इसी चीज को आप एच डबल डैश भी कहते हैं। इम्प्लाइज एच डबल डैश एट थीटा इज इक्वल टू 0
इज इक्वल टू कितना, यू स्क्वायर अपॉन जी, और एच डबल डैश एट थीटा इज इक्वल टू 90, ऊपर मिला था ना आपको पाई बाय 2, है ना, इज इक्वल टू, यहाँ पर जैसे 90 रखेंगे तो कितना हो जाएगा आपका पाई 180, वहां पर साइन कॉस की वैल्यू कितनी होती है, वहां पर कॉस की वैल्यू होती है -1, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको मिलेगी, यहाँ पर आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगी, मिनिमम, और यहाँ पर आपको मैक्सिमम मिलेगी, ठीक है। तो एच मैक्स कब होता है, एच मैक्स होगा आपका 90 डिग्री पे, और एच मिनिमम कितना हो जाएगा आपका 0 डिग्री पे। मूव ऑन करते हैं, एच मैक्स बता दिया, आर मैक्स बता दिया, ठीक है। इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन तो हमारी हो चुकी है, अब हमें आर की वैल्यू पता है, एच की वैल्यू पता है, एक्स की वैल्यू पता है, ठीक है। अब एक चीज़ और करते हैं, इसके ग्राफ बताएंगे हम आपको कि ग्राफ कैसे निकाला जाए, ठीक है। चलो पहले मैं आपको ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन भी बता देता हूँ, ठीक है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री अगर मैं निकालूं तो वो लिखी जाती है y के टर्म में, x और y के टर्म में, यहाँ पर टाइम का कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लिखने के लिए मेरे को लिखना पड़ेगा y इज इक्वल टू u साइन थीटा ना, बहुत बढ़िया। नाउ आई कैन नॉट चेंज द कलर, u साइन थीटा इंटू में टाइम t माइनस हाफ g टी स्क्वायर। तो आपको पता है यहाँ पर दूसरी चीज ये कि x cos थीटा x इज इक्वल टू u cos थीटा इंटू टी, आपको ये पता था। तो यहाँ से आपको टाइम की क्या वैल्यू मिल रही है, t इज इक्वल टू एक्स अपॉन यू cos थीटा, ठीक है। यही सेम वैल्यू आपको ऊपर पुट करनी है। अब जैसे ये वैल्यू ऊपर पुट करेंगे तो आपके आंसर कैसे आएंगे, आप लिखेंगे y इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू एक्स अपॉन यू cos थीटा माइनस हाफ जी, टी स्क्वायर की जगह आप लिखेंगे एक्स अपॉन यू cos थीटा का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सॉल्व करके देखें तो आपको आ जाएगा y इज इक्वल टू, देखिए u से u कैंसिल हो गया, साइन अपॉन एक्स, साइन अपॉन कॉस इज टेन, आप लिखेंगे x टेन थीटा, मल्टीप्लिकेशन में आइए, x टेन थीटा माइनस, यहाँ पर आप देखें तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 1 अपॉन 2g u स्क्वायर, यहाँ पर आप इसको कॉस स्क्वायर रहने दीजिए या फिर आप इसको सेक स्क्वायर भी कह सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। यही जो है आपकी वो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है, ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है। और इसी इक्वेशन में, है ना, इसी इक्वेशन में आप कई बार ऐसा करते हैं कि a इज इक्वल टू टेन थीटा लिख देते हैं और b की वैल्यू लिख देते हैं, b इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा अपॉन 2g u स्क्वायर। और ये बहुत इम्पोर्टेंट इक्वेशन है, यहाँ से आपको मिल जाता है y इज इक्वल टू एक्स
tan थीटा माइनस bx²। ठीक है, यहाँ आपका जो टॉपिक है, और ये मैं एक वीडियो आपको लिंक में सेंड कर दूंगा जिसमें मैंने इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करके बताया था। इसके ऊपर कुछ एग्जांपल थे, भी मुझे याद नहीं है, मैंने सॉल्व किए थे एक टाइम पे। ठीक है, इससे काफ़ी सारी चीज़ें डेरिवेट की जा सकती है, काफ़ी सारी चीज़ें निकाली जा सकती हैं। ठीक है, इनिशियल एंगल क्या होता है। ठीक है, चलिए मैं करके दिखाई देता हूँ। ठीक है, आपको दिया गया है, ये अभी बताऊं या ना बताऊं, मैं थोड़ा सा ये सोच रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ क्वेश्चंस भी करवाने हैं। चलिए, आपको दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा अपॉन 2g u स्क्वायर एक्स स्क्वायर। आपको ये गिवन है। ठीक है, अभी आप अगर इसको देखें, ठीक है, इसको अगर मैं देखूं तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं कि मान लीजिए कि मेरे को निकालना है, अच्छा नहीं, आपको ना इसमें चीजें गिवन रहती हैं। आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी गिवन रहती है। आपको क्वेश्चन कैसा आएगा, उसमें आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी गिवन रहेगी और आपको उसमें से निकालना होगा इनिशियल एंगल, इंस्टेंटेनियस एंगल। ठीक है, और एंगल ऑफ, मैं एक वीडियो जो मैंने बना रखी है 3-4 साल पहले, वो मैं इसमें क्या कहते हैं आई बटन के साथ क्लिक कर दूंगा, देन यू विल बी एबल टू वॉच दैट वीडियो। ठीक है, नाउ बहुत अच्छी वीडियो है, उसको प्लीज देखिएगा। अभी तक मैंने प्राइवेट रखी थी तो कोई रीजन था उसको प्राइवेट रखने का। ठीक है, अभी मान लीजिए, या चलिए इस क्वेश्चन को पहले क्या कहते हैं वो देखते हैं, ग्राफ्स। रिलेटेड टू प्रोजेक्टाइल मोशन। आप इसको देख करके बता सकते हो कि पैराबोलिक इक्वेशन है, क्यों? क्योंकि एक आपका दिस इज समथिंग लाइक y इज इक्वल टू 4ax, सॉरी x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ये आपकी इक्वेशन कुछ इस तरीके से दी हुई है, इसीलिए आपकी एक पैराबोलिक इक्वेशन है। ठीक है, आप देखते हैं कि इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, पैराबोला की तरह। अब कुछ ग्राफ्स पढ़ के देखते हैं कि क्या क्या ग्राफ्स हो सकते हैं। हमने पढ़ा था एक r इज इक्वल टू, क्या था फॉर्मूला हमारा, r इज इक्वल टू u cos थीटा, है ना, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, यही था मेरे ख्याल से। कैसे बता रहा हूँ मैं ऐसे बता रहा हूँ, u cos थीटा इंटू में आप लिखेंगे साइन 2 थीटा, है ना, u साइन थीटा अपॉन जी इंटू आपका 2 रहेगा। हाँ ठीक है, ठीक है, तो ये आपका ठीक है। अब इसका आपको दिया जाता है कि इसका आपको ग्राफ बनाना है। ठीक है, इसका ग्राफ बनाना है, तो अब जब आपको इसका ग्राफ बनाना है तो ऊपर जाएगा आपका r, और ग्राफ नीचे बनाता ज्यादा बढ़िया रहेगा। तीनों चिड़िया चिड़िया लकड़ियां। ठीक है, ये जो है वो आपका एंगल थीटा है, ये है आपका रेंज r। ठीक है,
अब अगर आप इस पे देखते हैं यहाँ पर, तो ये जो है वो साइन 2 थीटा है, दिस इज नथिंग बट साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा का ग्राफ अगर मैं देखना चाहूँ तो साइन 2 थीटा का ग्राफ कैसे जाएगा, ये जो ग्राफ है आर का, आर बिल्कुल एक साइन स्क्वायर साइन थीटा के ग्राफ की तरह फॉलो रहेगा, ठीक है। बट इसका मैग्नीट्यूड जो रहेगा, इसका जो मैक्सिमम वेलोसिटी जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू रहेगी वो आपकी रहेगी यू स्क्वायर अपॉन जी, ठीक है। तो साइन थीटा का ग्राफ आई सपोज कि आप सभी को पता है कैसा होता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कोशिश करता हूँ साइन थीटा का ग्राफ बनाने की। तो साइन का ग्राफ ऐसे जाता है, ठीक है। इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से जाता है, बट इस ग्राफ को अभी हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, मैं इसको ग्राफ बना के दिखाता हूँ। तो अब देखिए यहाँ पर जो है साइन थीटा का जो रेंज के आप ग्राफ देख रहे हैं, तो रेंज जो है इसका, एक सेकेंड, यहाँ पर 2 थीटा है, ठीक है। 2 थीटा का मतलब ये हो जाता है कि अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर 0 रखा, अगर मैंने आपको 0 रखा यहाँ पर, तो आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी, देखिए यहाँ थीटा और यहाँ आर। अगर मैं 0 रखूंगा, इसको बोल देते हैं के, दिस एंटायर इज के, सो के इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी। तो ये आपका हो जाएगा प्लस के, ये आपका हो जाएगा माइनस के। तो अगर मैं यहाँ पर 0 लिखता हूँ तो आपको रेंज मिल जाएगा के। अगर मैं यहाँ पर मान लीजिए 0 के बाद 45 रखता हूँ, ठीक है, 45, ओके 0 रखूंगा तो 0 मिलेगा। 0 के बाद अगर मैंने 45 रखा, π/4 रखा, तो ये वैल्यू हो जाएगी π/2 यानी कि 1, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा के। यहाँ पर अगर मैंने π/2 रखा, तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, वैल्यू हो जाएगी इसकी कितनी, पाई, और जैसी पाई हो जाएगी वैसे साइन की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। फिर आप यहाँ पर रखेंगे कितना, 3π/4, 3π/4, ठीक है। और जैसे मैं 3π/4 रखूंगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3π/2। 3π/2 अगर इसकी वैल्यू हो जाती है तो 3π/2 का मतलब कितना हो जाता है, ये आपका नीचे वाली लाइन पे आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है। अगर ग्राफ देखते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट क्रॉस करने वाला होता है, ठीक है। तो थर्ड क्वाड्रेंट जैसे ही क्रॉस करेगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस के, माइनस आर, सॉरी माइनस के बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। तो आपकी माइनस आर हो जाएगी, ठीक है। और ठीक है, इसके बाद अगर आप मान लीजिए इसकी वैल्यू रखते हैं पाई, अगर आप इसके लिए रखते हैं पाई, तो जो वैल्यू हो जाएगी, तो वैल्यू इसकी कितनी हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी पाई पे 2π हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। पाई से अगर आप, और रही बात, ठीक है, ये आपका एक चीज हो गया, पाई तक तो हम पहुंच गए। इसके बाद अगर आप मान लीजिए यहाँ पर रखते हैं इसका, मान लीजिए आपने रखा -π/4, ठीक है। तो -π/4 अगर आप वैल्यू इसकी रखते हैं तो आपको क्या मिलना चाहिए, -π/4 वैल्यू रखने का मतलब ये है कि आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं कुछ ऐसे करने की जगह आप इसको ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो क्या आप इसको जब ऐसे प्रोजेक्ट करेंगे, और ये आपका ग्राउंड है, ये आपका x और ये आपका y है, तो क्या जब आप इसको ऐसे प्रोजेक्ट करेंगे तो क्या ये ग्राउंड के अंदर जाएगा, नहीं जाएगा, है कि नहीं। तो ये ग्राउंड के अंदर नहीं जाएगा, और अगर ये नहीं जाएगा तो यहाँ पर आपको रेंज क्या मिलेगी, 0। बात समझ में आ रही है।
आप इसको पुश करना चाह रहे हैं, मिट्टी के अगेंस्ट ऐसे पुश करना चाह रहे हैं ऐसे, और ये पुश नहीं होगा, क्योंकि पुश नहीं होगा इसलिए आपको रेंज मिलेगी यहाँ पर 0। ठीक है, तो जैसे ही -π/4 रखेंगे ये आपका 0 हो जाएगा। -π/2 रखेंगे तो वैल्यू कितनी आनी चाहिए, तो भी आपकी वैल्यू 0 आएगी। फिर आप रखेंगे -3π/4 तो भी वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। ठीक है, क्योंकि ये 3π/2 हो जाएगा, 3π/2 पर फिर आपकी वैल्यू 0 हो जाती है। उसके बाद आप फिर रखेंगे अब अगर आप रखते हैं मान लीजिए -π/, ओके, मान लीजिए आपने -π रख दी वैल्यू, आपने इसकी वैल्यू रख दी पाई, -π रख दी वैल्यू इसकी। जहां आपने इसकी -π वैल्यू रखी तो साइन पाई पे क्या होता है, साइन पाई पे वैसे ही 0 होता है, तो ये आपका फिर 0 हो जाएगा। अब आप देखेंगे मुझे ग्राफ थोड़ा सा बड़ा बनाना चाहिए था, थोड़ा सा और इसको वो करना चाहिए था। ठीक है, बात समझ में आ रही है, पाई तक पहुंच के पाई से ऊपर जैसे जाएंगे फिर ये वैल्यू घट जाएगी। तो अब अगर मैं इसकी वैल्यू देखूं, ठीक है, तो इसकी दरअसल वैल्यू कैसे जाएगी, जब तक आपका एंगल पॉजिटिव है, रेंज देखिए, जब तक आपका एंगल पॉजिटिव है ये आपका मामला जो है वो, ओहो, ऐसे गया, फिर ये शांत बैठ जाएगा, फिर ये ऐसे जाएगा, एक सेकेंड, जस्ट एक सेकेंड, ये आपका 0 है। ठीक है, ये वैल्यू 1 कब हो जाएगी, ठीक है, ये वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी कब, जब आपका π/4 होगा, 45 डिग्री पे आपको वैल्यू मैक्सिमम मिल रही है। ठीक है, उसके बाद जब आपका 90 हो जाएगा, ठीक है, तो ये जो वैल्यू है आपका π/2 पर, 90 पे आपको रेंज मिलेगा ही नहीं। 90 से अगर आप इसको ऊपर करते हैं, ठीक है, तो आपको ये ग्राफ मिलेगा, 90 से ऊपर करते हैं तभी आपको ग्राफ मिलेगा। ठीक है, 90 से ऊपर अगर आप जाते हैं, ठीक है, कहाँ तक जा सकते हैं आप, 90 से ऊपर अगर आप जाएंगे, 90 पे आपको 0 मिलेगा। 90 के बाद फिर अगर आप -45 कर, मतलब कि -135 लिख देते हैं, सॉरी 135 डिग्री रखते हैं, तो 135 डिग्री पर आपको पता है कि जो वैल्यू है ये कितना पहुंच जाएगा, आप 3π/2 रख रहे हैं, अगर सॉरी यहाँ 135 रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा आपका 90 प्लस यानी कि 3π/2 तक पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू आपको मिलेगी नेगेटिव, आपका जो रेंज है वो ऑपोजिट है, बिकॉज देखिए इसको यहाँ नहीं लिखना चाहिए, ठीक है, इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ। ठीक है, इनिशियली आप ऐसे चल रहे थे, आपने एंगल बढ़ाया, जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे आपकी रेंज बढ़ रही है, बढ़ने के बाद फिर ये रेंज घटना शुरू हुई, यहाँ पर आकर के 0 हो गई। यहाँ पर आओगे तो रेंज नेगेटिव हो जाएगी बिल्कुल, है ना, यहाँ पर आओगे तो मैक्सिमम नेगेटिव हो जाएगी, उसके बाद यहाँ तक जो है रेंज आपकी बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। ठीक है,
ठीक है, यहाँ पर 0 हो जाएगी, इसके बाद रेंज बढ़ेगी नहीं। तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर मैं इसको ग्राफ को कुछ ऐसे कर सकता हूँ कि आपकी रेंज बढ़ी, यहाँ तक आई, इसके बाद फिर ये आपकी एक बिल्कुल शांत रहेगी, उसके बाद फिर इसके पास एक यही सेम साइकिल आएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पर थीटा की वैल्यू यहाँ पर माइनस रखते हैं, अगर आप यहाँ पर इसको माइनस होकर के ऐसे जाने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर भी जो आपकी रेंज है वो 0 रहेगी। ठीक है, तो एक साइकिल तक यहाँ पर भी जो आपकी रेंज है वो 0 रहेगी। उसके बाद ये वैल्यू फिर उठेगी। मर जानिए। सॉरी, ओह सॉरी, यहाँ पर देखो तो ये रहेगा आपका रेंज वर्सेस उसका ग्राफ, क्या बोलते हैं, रेंज वर्सेस थीटा का ग्राफ, थीटा इज टू रेंज का। तो यहाँ पर आपका है 0। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, यहाँ पर आपका 0। ठीक है, मैक्सिमम मिल रहा है आपको π/4 पर, π/2 पर आपकी जो रेंज है वो घट करके फिर से कितनी हो जा रही है, 0। उसके बाद फिर आप देखते हैं कि ये जो है आपका 3π/4। ठीक है, ओए ये मैंने क्या कर दिया, 3π/4। 3π/4 पर आप देखते हैं कि आपकी रेंज है वो बिल्कुल कम हो जाती है, बिल्कुल नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, उसके बाद फिर आप यहाँ पर देखते हैं तो ये आपका आ जाएगा पाई पर आपकी रेंज फिर 0 होती है, और उसके बाद फिर पाई प्लस पाई तक, पाई से लेकर के 2π तक वो आपका 0 रहती है। ठीक है, उसके बाद फिर ये बढ़ना शुरू हो जाती है, इसी तरीके से -π तक यहाँ पर 0 रहेगी, उसके बाद फिर बढ़ना शुरू हो जाएगी। सो दिस इज द ग्राफ फॉर रेंज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बताते हैं आपको हाइट वर्सेस रेंज का ग्राफ, हाइट वर्सेस थीटा का ग्राफ। एच की तो वैल्यू आपको पता ही थी, डू और डाई कम दोए मर जानिए, u² sin² थीटा अपॉन 2g। ठीक है, तो h इज इक्वल टू u² sin² थीटा अपॉन 2g। इसका अगर आप देखते हैं तो ये sin² थीटा का ग्राफ बनेगा। sin² थीटा की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहती है, फर्क नहीं पड़ता इसका क्या होगा। तो अगर आप इसका ग्राफ देखना चाहेंगे तो ये आपका है थीटा, ये आपका है h, और इसका ग्राफ कैसे जाएगा, पॉजिटिव ही रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये अगर आपका जाएगा ऐसे गया 0, 0 से पाई। ठीक है, ये आपका है 0, 0 से पाई, सॉरी हाँ 0 से पाई गया, 0 हो गया। इसके बाद फिर पाई से यहाँ तक ये 0 रहेगा। ठीक है, पाई से 2π तक 0 रहेगा। क्यों, क्योंकि वही अगेन नीचे जा रहा होगा। ठीक है, इसके अलावा फिर ये बढ़ेगा, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा। ठीक है, सिमिलरली
तो ये आपका ऑलमोस्ट आपको एक हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह दिखाई देगा। रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर का ग्राफ भी कुछ इसी तरीके से होता है, ठीक है। तो एच और थीटा का यहाँ पर अगर मैं वैल्यू देखना चाहता हूँ, सो दिस इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g। ये इसकी वैल्यू है। हाइट हमेशा पॉजिटिव रहेगी, नेगेटिव तो होती नहीं है। ठीक है, आपको हाइट का ग्राफ पता पड़ गया, रेंज का ग्राफ पता पड़ गया। टाइम ऑफ फ्लाइट का भी ग्राफ देख लेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट और थीटा का ग्राफ क्या करना देख करके, वैसे होना चाहिए कहीं ना कहीं पर टाइम ऑफ फ्लाइट भी। 2u sin थीटा, टाइम ऑफ फ्लाइट का अगर मैं ग्राफ देखता हूँ, टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा अपॉन g, ठीक है। सो इट इज tf। टाइम तो कभी नेगेटिव होता नहीं है, इसलिए इसका ग्राफ ऊपर ही बनेगा। और साइन थीटा का ग्राफ कैसे होता है, ऐसे नीचे जाएगा नहीं, फिर ऊपर, फिर नीचे जाएगा नहीं, ऐसे, ठीक है। तो टाइम नेगेटिव होता नहीं है, टाइम यही रहेगा और हमेशा ऊपर ही रहेगा। तो ये अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर कितना है, ये था आपका 0, ये आपका पाई, ये आपका 2 पाई, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2u अपॉन जी। टाइम ऑफ फ्लाइट का ग्राफ भी आपका रेंज की तरह हो जाएगा। अब अगर मान लीजिए आपको दी जाती, अच्छा लोग क्वेश्चन करते हैं, बहुत हो गया, दी जाती तो वर्मा जी के क्वेश्चन है ये काइनेमेटिक्स का। चलो शुरू करते हैं। आपके पास क्वेश्चन है 29th, बड़ा कर देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 29, एच.सी. वर्मा, काइनेमेटिक्स। अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट, पता नहीं कितनी, इफ इट टेक्स 2 सेकंड, 0.2 सेकंड to cross the last 6 meter before hitting the ground, find the height from which it was dropped, take g is equal to 10। दोबारा पढ़ लो क्वेश्चन एक बार, मैंने तो पढ़ दिया, आप दोबारा पढ़ लो, आप पॉज कर लेना वीडियो, ठीक है। तो यानी कि ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मैं वैसे दोबारा पढ़ूंगा मेरे ख्याल से जाने के लिए। आपके पास एक टावर है जिसकी हाइट, मान लीजिए आपके पास एक टावर है, तू जद वेखेंगी अखियां नहीं तेनू चढ़िया चढ़िया लगणगियां। सपोज दैट एक टावर है, ठीक है। ये एक टावर है जिसकी हाइट मान लीजिए कि h है। इस h हाइट से एक बॉल जो थी वो ड्रॉप की गई थी। अरे हॉरिजॉन्टल मोशन भी पढ़ाना था यार मुझे। अगर ये बॉल ड्रॉप की गई, ठीक है, तो ये कह रहा है कि अगर इसकी हाइट h है तो यहाँ पर आप देखते हैं कि इसकी u 0 रहेगी, पहली बात तो, क्योंकि फ्री फॉल है। और दूसरी बात ये कि इसने कहा कि लास्ट में ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है 6 मीटर का, ये इसने मात्र कितने टाइम में खत्म कर लिया, 0.2 सेकंड में। 0.2 सेकंड में इसने इतना डिस्टेंस कवर किया है। आपको बताना है कि टावर की हाइट कितनी है, टावर की हाइट कितनी है, गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं। 0.2 सेकंड, 10, 6, ठीक है, बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, ठीक है। अब देखिए इसको दो तरीके हैं सॉल्व करने के, यार बहुत बहुत मोटा चल रहा है, ठीक है। इसको दो तरीके सॉल्व, दो क्या मतलब एक ही तरीका इसको सॉल्व करना, एक क्या दूसरा भी हो सकता है। अगर आप h की बात करते हैं तो इनिशियली 0 है तो आप लिख सकते हैं 1/2 GH, सॉरी GT स्क्वायर, हाफ GT स्क्वायर, h इज इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर, ठीक है।
ये तो इसका डिस्टेंस हुआ। मान लीजिए कि t टाइम में इसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, पूरी नाप दी होगी इसने बिल्डिंग। अब क्योंकि इसके लास्ट के जो 0.2 सेकंड थे, इसमें इसको ये 6 मीटर का डिस्टेंस कवर करना था, तो ये हमको क्या बता रहा है, ये हमें ये बता रहा है कि अगर हम इस h में से वो 6 मीटर की हाइट घटा दें तो हम क्या कह सकते हैं, दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू, अब क्योंकि ये जो बॉल गिरती है वो पूरी यहाँ से यहाँ तक गिरती, बट क्योंकि हम ये वाला गिरने वाला टाइम यहाँ से काट रहे हैं तो आपको ये बचा हुआ मिल जाएगा। क्या बचा हुआ मिलेगा, ये वाला। ठीक है, तो वो कितने टाइम में मिला आपको, वो आपको मिला t माइनस 0.2 सेकेंड में। तो आप यहाँ पर लिखेंगे हाफ g इंटू टी माइनस 0.2 स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज इम्प्लाइज h माइनस 6 इज इक्वल टू हाफ g, यहाँ इसको मैं अगर ओपन करता हूँ तो आपका हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर माइनस जी इंटू, देखिए ये इसको जब मैं ओपन करूंगा तो एक बार लिख ही दूं क्या ओपन करके, तू जद देखेंगी अखियां नी, ये आपका हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0.2 टी माइनस 0.04 प्लस होगा। ठीक है, तो अगर मैं वही चीज़ यहाँ पर लिखता हूँ थोड़ा सा अच्छा करके, तो मैं क्या लिखूंगा, हाफ जी टी स्क्वायर माइनस जी तो है ही, 2 से 2 कट जाएगा, आपके पास बचेगा 0.2 आप लिखेंगे। और दूसरी बात, जी के लिए भाई ने मतलब सर ने बोला है कि आप चाहो तो 10 ले सकते हो, माफ़ कीजिएगा मेरे मुंह से भाई निकल गया, सर ने कहा है कि आप, ठीक है, तो जी के लिए आप लिखेंगे यहाँ पर 10 ही लिखते हैं, बात खत्म करते हैं। 10 टी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0.2 इंटू टी प्लस 0.04। ठीक है, तो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, इम्प्लाइज h माइनस 6 इज इक्वल टू हाफ 10 टी स्क्वायर, 10 टी स्क्वायर माइनस 2 से 2 कट जाएगा, 10 इंटू 2 तो आपका हो जाएगा 2t। ठीक है, 10 इंटू 2 2t हो जाएगा प्लस 0.4 बाई 2 0.2। ठीक है, अब आपको पता है कि हाफ जी टी स्क्वायर ये जो है आपका, दे बोथ विल कैंसिल ईच अदर क्योंकि हाफ जी टी स्क्वायर है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, इतना मोटा क्यों चल रहा है यार ये पेन, माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 2t प्लस 0. पक्का मैं कोई गड़बड़ नहीं कर रहा हूँ, देख लेते हैं आंसर, देख लेते हैं पीछे से। तो यहाँ से आपका t क्या निकल करके आ रहा है, आपका t निकल करके आ रहा है, तू जद वेखेंगी अखियां नी तेनू चढ़ियां चढ़ियां लगणगियां, 6.2 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 3.1। एम्प्लाइज आपको पता करना था हाइट, तो आप h लिख सकते हैं, 3.1 सेकेंड रहेगा। ठीक है, आपको हाइट पता करना था h, तो आप लिख सकते हैं h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, एम्प्लाइज हाफ जी टी स्क्वायर का मतलब 3.1 का होल स्क्वायर, तो 3.1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10/2 इंटू 3.1, 3.1 का स्क्वायर हो जाता है आपका 961। देख लेते हैं भाई, 31 का 1 हो जाएगा आपका, 6 लिखेंगे यहाँ पर, और 961 9.61। ठीक है, तो हो गया 9.61 का मतलब कितना हो जाएगा आपका 4.16 का आप लिखेंगे यहाँ पर 805, तो 48 मीटर आपका आंसर होना चाहिए। इतना लंबा मेरे को टाइम नहीं लगना चाहिए था। ठीक है, 48 मीटर कौन सा है, 29।
तो देखिए 2948 मीटर लगा दूं क्या निशान, बोलेंगे बाद में कि नहीं किया। 29 यार यहाँ कितना अच्छा चल रहा है पर 2948 मीटर्स। A ball is dropped from the height of 5 meters stand. Oh my god. ये बेकार क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन तो अच्छा है। A ball is dropped from the height 5 meter onto a sand floor and penetrates the sand in 10 centimeter before coming rest. रेस्ट पे जाने से पहले 2 सेकेंड 10 सेंटीमीटर ट्रेवल करता है। फाइंड द रिटार्डेशन ऑफ द बॉल assuming that sand is to be uniform। 5 मीटर और 10 सेंटीमीटर, ठीक है। कौन सी प्रॉब्लम है ये? 30, प्रॉब्लम नंबर 30। ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो आपको क्या दे रखा है, हाइट कितनी थी, हाइट थी 5 मीटर, अंदर गया कितना था, डेप्थ थी आपकी 10 सेंटीमीटर, दैट इज 10/100 मीटर, 0.1, ठीक है मीटर। आपको पता करना है रिटार्डेशन क्या है, आपको ए पता करना है कि ए कितना है, ठीक है। आपने फॉर्मूला पढ़ा है, सीधी सी बात है, आपको अगर एच निकालना है तो आपने पढ़ा है v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as, इम्प्लाइज आपको v पहले वाले केस में v² इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो आप लिखेंगे 2, a की जगह आप लिखेंगे यहाँ पर g, s की जगह आप लिखेंगे यहाँ पर h के लिए कितनी है 5, तो आप लिख देंगे 5 दैट इज 10g। सो 10g इज इक्वल टू v²। ये तो आपने लिख दी एक बात, ठीक है, ये इनिशियल था। और दूसरा रिटार्डेशन हो रहा है, रिटार्डेशन में अब भी आप फिर से लिखते हैं v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, v1 की जगह फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी जितना v² है, ठीक है। तो v² की जगह आप क्या लिखेंगे 10g इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन है आपका कुछ हमें नहीं पता कितना, इंटू s कितना ट्रेवल किया इसने 0.1 मीटर, ऊपर यहाँ से उठाया मैंने, ठीक है 0.1 मीटर। तो इसको जस्ट सॉल्व कर दीजिए, इम्प्लाइज a इज इक्वल टू माइनस 10g डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0.1। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a इज इक्वल टू माइनस 10 की जगह 100 g अपॉन 2 दैट इज 50g। 50g की वैल्यू अगर मैं g की वैल्यू कितनी ले लूँ, g की वैल्यू अगर मैं ले लेता हूँ 9.8 है ना, तो 15 to 9.8 कितना हो जाता है आपका, तो जब देखेंगे अखियाँ नहीं 98 डिवाइडेड बाय 2 49 490 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है 30, ठीक है 30 490 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन करवाता हूँ, मेरे को कुछ क्वेश्चन और भी करवाने थे। मित्रों द टूर डाई कम तो ही मर जानिए, ऐसे ये क्वेश्चन भी अच्छा है, 30 क्वेश्चन भी 31 क्वेश्चन। चलो मैं कोशिश करता हूँ, वीडियो यार लंबी खिंच जाएगी, मेरे को 2 घंटा की वीडियो बनानी नहीं थी, बट ठीक है पहले ये वाले क्वेश्चन करके देखते हैं। ये क्वेश्चन करवाना मेरा मोटो था यार, ठीक है 45 क्वेश्चन है, मैन इज सिटिंग, ओ नहीं ये भी नहीं है,
ये रहा, ये क्वेश्चन अच्छा है। 44, ठीक है। द बेंचेस ऑफ अ गैलरी इन अ क्रिकेट स्टेडियम आर 1 मीटर वाइड एंड 1 मीटर हाई। अ बैट्समैन strike the ball at strikes the ball at a level 1 meter above the ground and hits a man, जो भी बोलते हैं इसको मोहम्मद सिक्सर, ठीक है। The ball starts at 35 meter per second at an angle 53 degree with the horizontal. The benches are perpendicular to the plane of motion and the first bench is 110 meter from the batsman on which bench will the ball hit. 35 53 53, ठीक है। 35 53 1 मीटर हाई 1 मीटर, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 44 क्वेश्चन है, 35 53 110, ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यहाँ पर ऊपर ही, ठीक है। तू जब देखेंगे अखियां नी, यहाँ करेंगे सॉल्व। अभी देखिए, क्वेश्चन नंबर 44, HC वर्मा, काइनेमेटिक्स, ठीक है। अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है, आपको क्या क्या डेटा गिवन है, डेटा लिखिए। आपको पता है कि जो बेंच है 1 मीटर वाइड 1 मीटर हाई। हैंडराइटिंग गलत हो रही है क्या? हैंडराइटिंग सुधारूं? अरे यार, हैंडराइटिंग बाद में सुधारते, ठीक है। बेंच जो है वो बैट्समैन से 110 मीटर दूर है, ठीक है। और आई एम नॉट ट्राइंग टू राइट द एक्यूरेट इंग्लिश, ठीक है, और द करेक्ट इंग्लिश, ठीक है। और दूसरा हमें पता है कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा इज इक्वल टू 53 बताया है सर ने, और यू बताया है आपको 35, आई मीन डिग्री नहीं 35 मीटर पर सेकेंड, और भी कुछ बताया था 110 35, ठीक है। हाँ, और बैट्समैन जो है वो बॉल का जो लेवल है, लेवल ऑफ एक्स इज एट 1 मीटर, यानी कि जो आपका एक्स एक्सिस है वो आपकी 1 मीटर उठाई गई है। समझ गया? कोई दिक्कत तो नहीं, मतलब क्योंकि वो 1 मीटर ऊपर से मार रहा है बॉल को। तो अभी देखिए ये कुछ इस तरीके से रहेगा। इसका अगर आप ग्राफ समझने की कोशिश करते हैं ना, सो दिस ग्राफ विल लुक समथिंग लाइक दिस। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। यहां से बॉल उठी और उड़ करके मान लीजिए किसी सीढ़ी पर आकर के गिर गई। हमें नहीं पता है कौन सी सीढ़ी है, ठीक है। ये किसी सीढ़ी पर आकर के गिरी, ठीक है। और जैसे मैंने हरकतें कर रखी है ना भाई, ठीक है। मान लीजिए कि कोई ये सीढ़ी है, और जैसा कि हमें पता है कि पहली सीढ़ी जो थी वो 1 मीटर की थी, मतलब ये लेवल बिल्कुल सेम है, ये लेवल बिल्कुल सेम है 1 मीटर, ठीक है। हमें पता करना है कि कहाँ पर जाकर के बॉल गिरी होगी। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये आपको गिवन है 110। इसके आगे आपको पता करना है कि क्या होगा। मान लेते हैं कि वो किसी nth सीढ़ी पे गिरी होगी, है ना, nth स्टेयर पे गिरी होगी। तो ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, और जहां पर वो गिरी इस वाली पे गिरी है तो आप इसको n मान लेते हैं, ठीक है। इस वाले को n मान लेते हैं। तो अगर आप इस वाले को देखते हैं, इसको, है ना,
तो यहाँ से आपको ये पता पड़ रहा है कि अगर वो पहली वाली पे गिरती है, मान लीजिए कि अगर वो यहाँ गिरती, तो आप क्या लिखते, मैं सीडी का आकलन कर रहा हूँ, अगर वो वहां गिरती तो इफ इट फॉल्स ऑन फर्स्ट, तो फर्स्ट पर अगर गिरती तो उसकी हाइट क्या होती, उसका हाइट होता y इज इक्वल टू कितना, y इज इक्वल टू हाइट हो जाती है इसकी 1, है ना, y इज इक्वल टू 1 मीटर, ठीक है। और 1 मीटर भी नहीं कहना चाहिए मेरे को, मुझे इसको 0 कहना चाहिए। 0 इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो हाइट है ये आपकी 0 कंसीडर की गई है, दिस इज कंसीडर टू बी 0, तो मैं इसको 0 कहूंगा, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 1। और x कितना हो जाता है इसका, इसका x हो जाता कितना, 110 प्लस 1, दैट इज 110 प्लस n। इसी तरीके से अगर वो 2 पे गिरती, या इसी तरीके से मान लो वो इफ फॉल्स ऑन 3, अगर मान लो तीसरी पे गिरती, ठीक है, थर्ड पे गिरती तो आप क्या लिखते हैं, आपका 1 है, ये आपका 2 है, कहीं 3 पे गिर रही है, मान लीजिए कि ये 3 है, तो अगर 3 पे गिरती तो आप यहाँ से काउंट करते, ये 1, ये 2, और फिर आप यहाँ लिखते 3, है ना, कि थर्ड पर वो गिर रही है, तो 110 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3, ठीक है, ऐसे ही रहेगा कि 110 प्लस 3, इतना उसका रेंज आना चाहिए, मतलब कि इससे थोड़ा सा ऊपर रहना चाहिए। तो आप इसको लिखेंगे x इज इक्वल टू 110, x आपका एक्चुअली ऐसे लाया करना चाहिए, 110 प्लस 3 से छोटा और 110 प्लस 2 से बड़ा, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू, मैं मोटा मोटा मान के चल रहा हूँ कि आपका 110 प्लस n है, और अगर मैं इसकी हाइट की बात कर रहा हूँ तो ये फर्स्ट पे गिरी, ये सेकंड पे गिरी और ये थर्ड पर गिरी। थर्ड पर गिरी का मतलब क्या हो जाता है आपका कि n माइनस, देखिए 1 मीटर 2 मीटर, ठीक है, 2 मीटर ऊपर रहेगी, 2 मीटर ऊपर का मतलब कितना कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू n माइनस 1। जनरल इक्वेशन हमें पता पड़ गई, किसी भी लेवल पे गिरती है तो उसका क्या इक्वेशन होना चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आप बेसिक वैसे नहीं कर पाओगे, यू साइन थीटा कॉस थीटा फलना ढिमका, उससे नहीं होगा सॉल्व। यहाँ पर आपको चाहिए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री अगर आप देखें, अगर आपको याद हो, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होती है, आपने पढ़ा था y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा, लंबा हो जाएगा उससे क्वेश्चन अगर आप करने की कोशिश करेंगे, माइनस जी था, हाफ के लिए 2 था, ऊपर आपके पास क्या आ गया था, सॉरी जी ऊपर था, ठीक है। आप जब लिख रहे थे तो यहाँ पर आपने लिखा था एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर से लिखा था ना एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, टी इज इक्वल टू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, तो यू स्क्वायर सेक्स स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ पर आप लिखिए यू स्क्वायर सेक्स स्क्वायर थीटा, और सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा रहेगा, भाई यार कितनी गड़बड़ करता है, हाफ की वजह से यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है, जी यहाँ पर है, और सेक्स स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब मेरे ख्याल से आंसर सही है, ठीक है। एक बार देख लेते हैं दोबारा से, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है क्या कहीं पर लिखी हुई, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ये थोड़ी एक्स टेन थीटा सेक्स स्क्वायर थीटा अपॉन जी नीचे कैसे आया भाई, जी ऊपर रहेगा, सॉरी जी ऊपर रहेगा, ठीक है।
ठीक है, और तो कहीं मैंने ऐसी कोई गड़बड़ नहीं करी है। ठीक है, तो अब आपको पता है थीटा की वैल्यू भी पता है ना। देखिए आपको थीटा की वैल्यू भी पता है, सब कुछ तो यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप लिख सकते हैं y इज इक्वल टू x tan 35 डिग्री, सॉरी tan 53 डिग्री 4/3 माइनस g अपॉन u स्क्वायर। u की वैल्यू कितनी है 35 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी sec 53 डिग्री। कॉस होता है आपका 4/5, कॉस होता है आपका 3/5, तो sec कितना हो जाएगा 5/3। तो आप लिखेंगे इसको 5 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर। ठीक है, नीचे आपके पास रह जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ऐसी कोई किताब नहीं है जिसमें मेरे को मिल जाए अभी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, मतलब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ठीक है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है। ठीक है, हमने अभी पता किया था, हम वैल्यू क्या निकाली थी एक्स और वाई की, जो रैंडम वैल्यू निकलेगी y इज इक्वल टू हाइट की हम बात कर रहे हैं n-1 और x इज इक्वल टू 110 प्लस n। अब ये वैल्यू अगर मैं पुट करता हूँ यहाँ पर, तो आप क्या लिखेंगे, n की कौन सी वैल्यू के लिए ये इक्वेशन सही रहेगी। तो आप जैसे ही पुट करेंगे आपको पता पड़ेगा n-1 इज इक्वल टू 4/3 इंटू एक्स। एक्स की जगह इसको सॉल्व कर लो पहले इक्वेशन को, इस इक्वेशन को यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 4/3 4/3x। अब इसको आप देखते हैं, इसको अगर मैं 10 भी ले लूं, लेके देखूं क्या 10 देखेंगे लेकर के अभी। ठीक है, ये आपका कट जाएगा कितनी बार में 49 बार में। ठीक है, 49 बार में कैसे कट रहा है, 5 से काटोगे 35 को बचेगा 7, 7 का स्क्वायर 49 अगर यहाँ पर आ गया तो 9.8 लेना अच्छा रहेगा। जैसे 9.8 लोगे तो ये आपका कट जाएगा 5 बार में। ठीक है, 5 बार में ये कट गया, 5 और 2 आपका 10 हो जाएगा, यहाँ पर 5 और 2 10 हो जाएगा, और ये आपका जो बचा है 9 1/90। ठीक है, तो आप लिखोगे माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 90। ठीक है, ये आपको इक्वेशन मिल गई। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, एक्स की जगह क्या लिखोगे 110 प्लस n माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज 1/90 n प्लस 110। ठीक है, का होल स्क्वायर इम्प्लाइज। इसी इक्वेशन को थोड़ा सा आप देखो तो ऐसे लिख सकते हो, 90y इज इक्वल टू 3 7 30 9 120 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 90, y की जगह लिखूंगा n-1, x की जगह लिखूंगा 120 और ब्रैकेट माइनस x, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास एक और x। इसी को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। इम्प्लाइज 90 इंटू n-1 इज इक्वल टू 120 माइनस x की जगह आप लिखेंगे 110 माइनस n, इसको प्लस n लिख करके ऊपर बार लगा देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, मल्टीप्लाइड विद 110 माइनस n, 110 प्लस n था। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज 90n माइनस 90 इज इक्वल टू 120 माइनस 110, तो ये आपका क्या हो जाएगा 10 माइनस n इंटू 110
प्लस n। और इसको अगर मैं सॉल्व करूं n स्क्वायर ही तो आएगा भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। ओके, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ 90n माइनस 90 इज इक्वल टू 1100, ठीक है, 10 इंटू 110 माइनस 110n, ठीक है, माइनस n स्क्वायर और माइनस 10n प्लस 10n, सही है, प्लस 10n, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या लिखूंगा, मुझे न लखा मंगा तेरे, इसको उधर लेके जाते हैं, आप लिखोगे n स्क्वायर प्लस, यहाँ पर आपका था माइनस 100n, उधर जाएगा तो आपको हो जाएगा 190n माइनस 90 और 1100 प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, प्लस नहीं माइनस, ये आपकी एक इक्वेशन बन गई, ठीक है। इधर देखो 10 और ये 100 हो गया, 100 और 190, 190 मैंने यहाँ लिख दिया, 90 और 1100, 1190 हो गया, ये मैंने यहाँ लिख दिया, n स्क्वायर बचा था, n स्क्वायर वहाँ चला ही गया है। तो यहाँ से मेरी n की वैल्यू निकल के आती है n इज इक्वल टू b माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। तो यहाँ से मेरी a की क्या वैल्यू निकल के आ जाएगी, n इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू आ जाएगी 190 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, 190 का स्क्वायर, 190 का स्क्वायर कितना होता है 361 माइनस 4 इंटू a की वैल्यू पता है आपको कितनी है 1 और c की वैल्यू कितनी है माइनस 1190, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना हो जाएगा आपका माइनस 190 प्लस माइनस अंडर रूट 36100 प्लस 0, 9 दिया 36, 9 जगह 36, 36 और 44, ऐसे है क्या, 36 और 44, 3 और 44, 3 और 44, 3 और 44, 47, ठीक है, दिस डिवाइडेड बाय 2। तो ये कितना हो जाएगा, इट सिंपली विल बी पहले मैं देख लूं, 36100 यही होता है ना, 19 का स्क्वायर, ठीक है, 28 का आप लिखोगे 28 और, ठीक है, और 9 18 89 का 1 8 8, आपका हो जाएगा 28, 28 के लिए मैं टाइम पास क्यों कर रहा हूँ यार, ये आपका पास हो जाएगा 28 और 81, 81 और 28, 81 और 28, ठीक तो है, 361 ही तो होगा। 361 को अगर हम देखें तो ठीक है, तो 361 था, 361 हो गया 470, इसमें मैं जोड़ रहा हूँ 4760 068
अच्छा 4 10, आपको हो जाएगा 4, ठीक है। तो इसको अगर मैं निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा मेरा, सिंपली